का रिलेशन तुम्हें समझना होगा, किसकी टर्म्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास की टर्म्स में, और अगर गैसेस हैं तो वॉल्यूम की टर्म्स में। किसी एक रिएक्टेंट की इन्फॉर्मेशन देकर हो सकता है तुमसे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहे या दूसरे रिएक्टेंट के बारे में जानना चाहे, तो वहां तुम स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हो। तुमने लैब में कुछ रिएक्शन किया तो तुम्हारा प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट बना, तो वो हम न्यूमरेटर में रखते हैं, और जो थ्योरेटिकल जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था यील्ड, उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें परसेंटेज यील्ड मिल जाता है। एवोगाड्रोस नंबर, उसकी यूनिट होती है मोल इनवर्स। एवोगाड्रोस कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। हाल फिलहाल काफी सवाल यहाँ से आना शुरू हो गए हैं और एग्जामिनर को पसंद भी है ये टॉपिक। गाइस हाय, वेलकम टू वेदांतु। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज के सेशन में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हैं अपने जेई एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना कि अगर पूरा सेशन अटेंड करोगे तो ही सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज हो पाएंगे विद द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, और सारे मेन पॉइंट्स मैम आपको बताएंगी। राइट, तो इस सीरीज का कोई भी सेशन मिस नहीं करना है, और जेई से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड और भी सारे सेशंस, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहे। ठीक है, अब यार देखो, इस सेशन का ना पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज मुझे पता है कि तुम लोगों के पास नोट्स जरूरी नहीं है, शॉर्ट नोट्स भी हर बच्चे ने बनाए हो। तो वैसे सिचुएशन में अब तुम्हारे ये वाले जो शिल्पी मैम के नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक है टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ द सेशन। वहां पर जाकर सेशन का पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सीधे अपने पॉइंट की कि मैम जेई मेंस में तो बताओ कितने क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो देखो, ये वन ऑफ द हाई वेटेज चैप्टर कंसीडर किया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जिसका टोटल वेटेज अराउंड 4% तक हो जाता है। ठीक है, मतलब 3.8% इज द एवरेज। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 4% का वेटेज मतलब ऑन एन एवरेज तुम यहाँ से 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 1 to 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यस, अगर वेटेज 3% से ज्यादा है किसी चैप्टर का तो हम उसे हाई वेटेज चैप्टर मानते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द हाई वेटेज चैप्टर। तो बात करते हैं अपने पहले टॉपिक से, एटॉमिक मास। देखो, एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास। राइट, अब हमें पता है कि एटम्स इतने छोटे होते हैं, तो सोचो एक एटम का मास भी कितना ही छोटा होगा, है ना। सो वी कैन नॉट रिमेम्बर द मास डेटा सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है जो बहुत इनकन्वीनियंट होता है। तो मास को होल नंबर्स में, है ना, एटॉमिक मासेस को होल नंबर्स में कन्वर्ट करके, टू मेक इट इजी, साइंटिस्ट ने एक यूनिट हमें दी डिफाइन करके। वो क्या थी, 1 एटॉमिक मास यूनिट, है ना, शॉर्टेंड एज एएमयू, या यू भी करके तुम बोलते हो इसे, यूनिफाइड मास यूनिट। जहां पर एएमयू के लिए, 1 एएमयू को डिफाइन करने के लिए हमने ये बोला था कि अगर आप एक कार्बन का एटम लेते हो, एक ऐसा कार्बन का एटम जिसका मास 12 यूनिट हो, तो अगर उसके मैं 12 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दूं, तो अगर एक पार्ट मैं निकालूं, है ना, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके अगर तुम एक पार्ट निकालते हो, तो उस एक पार्ट को 1 एएमयू की तरह डिफाइन किया गया था, यानी 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड लिया गया था, हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया था क्योंकि मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। ठीक है, और इसका अबंडेंस भी काफी हाई है नेचर में। प्लस जब इसको हमने रेफरेंस लिया तो मैक्सिमम एलिमेंट्स की मासेस होल नंबर्स आए थे, तो हमारा काम हो गया था इससे। ठीक है, यहाँ पर 1 एएमयू ग्राम्स में किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये वाली जो वैल्यू होती है ना, दिस इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। तो 1 एएमयू ग्राम में इसके बराबर भी आता है। यस, तो ये वाली वैल्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये होता है। अब अगर मुझे देखो रिलेटिव एटॉमिक मास को निकालना है किसी भी, जैसे हमने 1 एएमयू को स्टैंडर्ड माना था, है ना, उसको स्टैंडर्ड मानकर हमने बाकी सारे एलिमेंट के एटम्स के मासेस को डिफाइन किया था। सो वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस थे, जिसको निकालने के लिए मुझे एक्चुअल मास लेना होता है न्यूमरेटर में। ठीक है, एक एटम का एक्चुअल मास जो तुम ग्राम्स में लेते हो, डिवाइडेड बाय 1 एएमयू। यहाँ पर ये क्या है, दिस इज योर 1 एएमयू ओनली, है ना, 1 एएमयू ओनली। सो इस रेशो को जब हम लेते हैं तो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास मिलता है, जो कि यूनिटलेस होता है। ध्यान रहे, अगर तुमने पीरियोडिक टेबल को बहुत ध्यान से देखा है ना, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं, वहां कभी यूनिट नहीं होता। ध्यान से देखना, कार्बन पे 12 लिखा होता है,
12 यू ने लिखा होता, बिकॉज दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ पे जो भी ग्राम और ग्राम आता है ना वो कैंसिल हो जाता है, सो इट्स जस्ट अ नंबर, इट इज यूनिटलेस। जब मैं एटॉमिक मास डिफाइन करती हूँ उसकी यूनिट होगी, एटॉमिक मास होगा रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU, मतलब मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये एटॉमिक मास ही है और इसको वहां मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें कितना तुम्हें ध्यान रखना है। तो देखो, अगर मैंने बोला कि सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो क्या होगा, सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, 23 होता है। 23 यू नहीं बोलना है ना, AMU नहीं लगाना। अगर मैंने बोला कि एटॉमिक मास बताओ मुझे सोडियम का, तो आप बोलोगे मैम एटॉमिक मास सोडियम का उसके रिलेटिव एटॉमिक मास को 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा 23 AMU, एक एटम का मास है ना। सो अगर एक्चुअल मास ग्राम में निकालना है वो कितना होगा, 23 इंटू 1 AMU ग्राम्स में कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये छोटा सा मास का कॉन्सेप्ट था, शुरू मैंने यहाँ से करा दिया ताकि तुम्हें फीलिंग आए कि हाँ मैम ने बिल्कुल पहले टॉपिक से कराया है, ठीक है, इसीलिए देख लिया है हमने। चलिए, द नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसकी जरूरत हमें इसीलिए पड़ी बिकॉज हमारे पास आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं सेम ही एलिमेंट के एटम्स, सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका मास अलग होता है, मतलब भाई बहन होते हैं ये। जैसे अगर तुम क्लोरीन को देखो, तो क्लोरीन के ही एटम्स, अब क्लोरीन के एटम्स है, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, सेम एलिमेंट के एटम्स है, लेकिन मास अलग है। देखो, कुछ क्लोरीन एटम का मास 35 यूनिट होता है, कुछ का 37 होता है, तो ये हमारे आइसोटॉप्स हैं। तो इसमें कंफ्यूजन ये था कि मैम कौन से वाला मास हम कंसीडर करें, तो हमने एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर किया उनके नेचुरल अबंडेंस को पिक्चर में रखते हुए। ठीक है, तो तुम नेचुरल अबंडेंस देखते हो कि नेचर के अंदर क्लोरीन एटम जिनका मास 35 यूनिट्स है वो 75% में एग्जिस्ट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। ठीक है, और 37 मास वाले सिर्फ 25% में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे केस में तुम उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो, मास m1 क्या है, एटॉमिक मास पहले आइसोटॉप का, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a1 क्या है अपना, परसेंटेज अबंडेंस उस आइसोटॉप का, ठीक है, प्लस ऐसे दूसरे आइसोटॉप के लिए करेंगे, ऐसे तीसरा होगा तो उसके लिए, एंड सो ऑन, और 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे अगर यही वाली चीज आप क्लोरीन के लिए करते हो तो इट विल बी 35 मास वाले 75% के अंदर है ना, और 37 मास वाले 25% के अंदर है, मल्टीप्लाई 25 में, तो इसको 100 से कर देंगे हम डिवाइड, वी विल गेट 35.5 AMU। ठीक है, ये अपना ऐसे हम निकालते हैं बेसिकली। कभी कभी दिस इज मल्टीप्लीकेशन साइन, तो कंफ्यूज नहीं होना तुम, ठीक है, इनटू 25, है ना। तो 35 मास वाले जो है वो 75% में है, प्लस 37 मास वाले 25% में, तो इस फॉर्मूला को लगाया। कभी कभी वो तुम्हें परसेंटेज अबंडेंस ना देकर, मतलब परसेंट में ना देकर फ्रैक्शन में बात करता है, कभी कभी ना वो तुम्हें आइसोटॉप्स की फ्रैक्शन दे देता है, तो कोई बात नहीं, अगर फ्रैक्शन है तो तुम मास लोगे, है ना, एक आइसोटॉप का मास, पहले आइसोटॉप का मल्टीप्लाई कर देना उसकी फ्रैक्शन जो दे रखी होगी, प्लस दूसरे आइसोटॉप का मास उसकी फ्रैक्शन, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, कभी कभी वो रेशोज में भी दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट सेम है, कभी कभी वो रेशो भी दे देता है ना। तो रेशो में अगर दिया होगा, जैसे मान लो उसने बोला कि क्लोरीन के केस में ये 3:1 रेशो में एग्जिस्ट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालो, तो अगर रेशो में दिया होगा तो भी तुम्हें कुछ मतलब मेजरली अलग नहीं करना होता, जैसे मास लिया और रेशो ली उस आइसोटॉप की, ठीक है, ऐसे ही दूसरे का मास लिया उसकी रेशो ली और डिवाइड कर दिया सम ऑफ रेशो से, सम ऑफ रेशो से। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं अलग अलग, अगर पूछा उसने तो तुम कर सकते हो, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, सॉर्टेड। ओके, चलिए, अब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो देखो, मोल का रिलेशन तुम्हें समझना होगा किसकी टर्म्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मास की टर्म्स में, और अगर गैसेस हैं तो वॉल्यूम की टर्म्स में, ये तीन रिलेशन समझने होते हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, जब मैं सब्सटेंस बोलती हूँ उसके अंदर तुम्हारे एटम्स भी आ गए, मॉलिक्यूल्स भी आ गए, आयॉन्स भी आ गए, इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, सारे तरीके के पार्टिकल्स उसमें तुम कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स।
ठीक है। देखो एवोगाड्रोस नंबर की जो अगर तुम बात करते हो एवोगाड्रोस नंबर, उसकी यूनिट होती है मोल इनवर्स। एवोगाड्रोस कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है तो जस्ट क्लैरिफाइंग। ठीक है, तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जैसे मैंने बोला एक मोल ऑक्सीजन एटम में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, एवोगाड्रो ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स। सिंपल है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब मैं मास की टर्म्स में बात करती हूँ तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का मास किसके बराबर होता है, देखो अगर तुम एटम की बात कर रहे हो तो एक मोल किसी भी एटम के अंदर उसके ग्राम एटॉमिक मास जितना मास होगा। ठीक है, अगर तुम किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो कि एक मोल मैम वाटर मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना होगा। ठीक है, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसके ग्राम फॉर्मूला मास जितना। तो सिंपल है, यही एक्चुअली तुम्हारे मोलर मासेस भी होते हैं, यही तो होता है। तुमने बोला मोलर मास, मोलर मास का मतलब ही क्या होता है, एक मोल सब्सटेंस का मास, है ना, एक मोल का मास कितना है, वही तो होता है। सो विच इज एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मैंने बोला कि मोलर मास सोडियम का बताओ, है ना, मोलर मास बताओ सोडियम का, तो मतलब एक मोल सोडियम एटम का मास कितना होगा, जो उसके ग्राम एटॉमिक मास जितना होता है, 23 ग्राम, है ना। तो जस्ट डिफरेंस होता है, मोलर मास में अपन यूनिट यूज करते हैं ग्राम पर मोल की। ठीक है, यानी एक मोल का मास कितना है, तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर वो एटम है कितना मास होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास जितना। अगर वो मॉलिक्यूल है उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना। अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो ग्राम फॉर्मूला मास जितना। है ना, सॉर्टेड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगर तुम गैसेस की बात करते हो, है ना, तो ध्यान रहे कि गैस का हम डिफाइन कर रहे हैं एसटीपी या एनटीपी कंडीशन के ऊपर, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो उसमें तुम्हारा टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम हम लेते हैं 22.4 लीटर्स। अगर इसी कंडीशंस पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर प्रेशर एक बार लिया जाए तो उस केस में वॉल्यूम आती है 22.7 लीटर्स। सो एक्चुअली किताबें बोलती है कि ये दिस इज द ट्रू एसटीपी कंडीशन, और जब हम 1 एटमॉस्फेयर लेकर करते हैं वो एनटीपी वाली होती है, बट इतना डिफरेंस नहीं है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ये वाला डेटा यूज कर सकते हो, 22.4 लीटर्स न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लगा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, ओके। चलो, तो एक चीज देखो, तुम कुछ फॉर्मूले भी करते हो यहाँ से, जो मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करती तुम याद करो, बिल्कुल भी याद मत करना फॉर्मूला, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के जितने फॉर्मूले बनाए गए हैं वो यूनिटरी मेथड से बनाए गए हैं, है ना। जैसे ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास की तरह लिख सकते हैं, और अगर पार्टिकल्स की बात की है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो पार्टिकल्स। अगर गैस की बात चल रही है तो उस गैस की कितनी वॉल्यूम दी गई है एसटीपी पे, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, है ना, वॉल्यूम एड एसटीपी, लीटर पर मोल ले सकते हो इसको, राइट। तो ये सारी चीज होती है, तो मोल कॉन्सेप्ट से घबराना नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, ठीक है। चलिए, स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री तुम्हें रिएक्शन में अपने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की सारा काला चिट्ठा बताती है, सारा मतलब जानकारी तुम्हें मिलेगी। तो इसमें तुम्हें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। एक तो ये, स्टोइकियोमेट्री लगाने से पहले तुम्हारी केमिकल इक्वेशन बेटा बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है, इट शुड बी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। दूसरी चीज, तुम्हें बहुत ध्यान से मतलब इन प्रॉब्लम को कैसे पहचानना होगा। देखो ऐसा होता है क्वेश्चन में ना, तुम्हें कोई रिएक्शन दी गई, ठीक है, तो रिएक्शन में तुम्हें किसी एक रिएक्टेंट का डेटा दे दिया, जैसे मान लो इसके तुम्हें बता दिया कि 2 मोल्स ऑफ ए आर प्रेजेंट, कुछ ऐसे है, और तुमसे पूछा कि बताओ सी कितना मास सी का बनेगा। अगर डी गैस था तो बताओ डी के कितने मोल्स इवॉल्व हुए होंगे, या फिर हाउ मच मास ऑफ बी इज रिक्वायर्ड, है ना, इस सो एंड सो कंडीशन में। तो मतलब किसी एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन देकर, हो सकता है तुमसे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहे या दूसरे रिएक्टेंट के बारे में जानना चाहे, तो वहां तुम स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हो। तो इसमें अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स वो बना सकता है, मास मास एनालिसिस करके प्रॉब्लम दे सकता है, मास वॉल्यूम दे सकता है, मोल 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 वॉल्यूम। तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना, ना ही तुम्हें कोई फॉर्मूला लगाना है, इट वुड बी अ यूनिटरी मेथड, जस्ट तुम्हें देखना है तुम्हारी बैलेंस्ड होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू अगर तुम चलोगे तो आराम से बना पाओगे, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन स्टोइकियोमेट्री में नहीं होगा, राइट।
चलिए, लिमिटिंग एक्सेस रीजन, हाल फिलहाल काफी सवाल यहाँ से आना शुरू हो गए हैं और एग्जामिनर को पसंद भी है ये टॉपिक। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो तुम, होता ये स्टोइकियोमेट्री का ही एक टाइप है, मतलब लिमिटिंग एक्सेस रीजन, लिमिटिंग रीजन के टॉपिक में भी तुम्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तुम्हें अपनी चाहिए होती है। ठीक है, ओके। अब इसको पहचानोगे कैसे? ऐसे क्वेश्चन में ना तुम्हें रिएक्शन में अगर दो रिएक्टेंट्स है तो दोनों का डेटा देगा। ठीक है, जैसे बोलेगा कि 2 मोल्स ऑफ ए और बी के 5 मोल्स है। ठीक है, ये डेटा गिवन है और तुमसे पूछेगा प्रोडक्ट बताओ सी और डी के कितने मोल्स बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में ना तुम्हें पहले ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही हमेशा प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो लिखा है ये बात, लिमिटिंग रिएजेंट पहले रिएक्शन में पूरा कंज्यूम होकर रिएक्शन को रोक देगा। अगर रिएक्शन रोक दिया यानी प्रोडक्ट की अमाउंट किसने कंट्रोल करी? इसी ने कंट्रोल करी। यस और नो? यस, इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। एक एग्जांपल से बताती हूँ कि पहचानेंगे कैसे इसे। ठीक है, जैसे देखो, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तुम्हारे सामने और क्वेश्चन में इतने मोल्स ए और बी के दे दिए है ना, और हमसे पूछा बताओ सी के कितने मोल्स बनेंगे, सी डी के। तो मुझे पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजन यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा पहले, है ना। तो लिमिटिंग रिएजन देखो वो रिएक्टेंट होगा जिसकी नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो मिनिमम आएगा। फिर से सुनो, जिस भी रिएक्टेंट का तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिस भी रिएक्टेंट के मिनिमम होंगे वही तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और प्रोडक्ट के अमाउंट को वही डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ पर अगर अपने को मान लो चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं, ए के 10 और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 है ना। यहाँ पर 50 मोल्स हैं बी के, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाला ए के लिए रेशो कम आया है, इसका मतलब ए ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था। तो कितना सी बनेगा वो ए डिसाइड करेगा, है ना। अब तुम स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हो कि 2 मोल ए से सी के 4 मोल अगर बनते हैं तो 10 मोल से कितने बनेंगे, है ना। फिर तो आपका यूनिटरी मेथड है, जस्ट आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। आई गेस एवरीथिंग इज सॉर्टेड, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। यस, सॉर्टेड है। हाँ, चलिए, द नेक्स्ट इज इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो टॉपिक है, तो इसमें तुम्हें ध्यान देना है, मतलब बहुत सारे सवाल नहीं आते यहाँ से, बट यू शुड नो। सो इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हारा सिंपलेस्ट रेशियो होता है ना, जिसमें एलिमेंट्स मतलब किसी कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे बेंजीन अगर तुम लो, बेंजीन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एक्चुअल एटम्स बताता है किसी एलिमेंट के कितने हैं मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो लिखूं तो CH बन जाएगा, CH उसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, रिलेशन भी होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, इस n को हम कैसे निकालते हैं, इसको याद रख सकते हो ट्रिक से, मी माई सेल्फ एंड आई, है ना, होता है ना, उसका मी तुम्हें याद रखना है। मी में m फॉर मॉलिक्यूलर मास और E फॉर इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मी लाइक दिस, मतलब m ऊपर आएगा और E नीचे आएगा, है ना। तो जो n होता है ये n फैक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है, कोई ऐसा नंबर जो अगर मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। जैसे CH से 6 मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें वापस बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। तो उस n को हम ऐसे निकालते हैं। तो कभी कभी जो इसके क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें तुम्हें मास परसेंट का डेटा दिया होता है। ठीक है, बोलेगा कि ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इतने मास परसेंट में है, ये डेटा है, तो तुमसे आगे पूछा है इंपेरिकल फॉर्मूला लेट्स से। तो ऐसे क्वेश्चन में जो मास परसेंटेज दिया होता है उसको हम मास ही मान लेते हैं, हम उसको मास मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो मास गिवन है उसको यूज करके तुम मोल्स निकालते हो सारे एलिमेंट्स के। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के मोल्स निकालते हो, फिर उनको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करते हो, वहां से उनको सिंपलेस्ट होल नंबर में लेकर आते हो, वहां से तुम्हें इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो ये इजी सा टॉपिक होता है, मुश्किल नहीं होता।
फिर कभी कभी परसेंटेज यील्ड से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो इसका सिर्फ पता होना चाहिए, परसेंटेज यील्ड देख लो, वो ज्यादा लाइक कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट का अमाउंट बनता है, जैसे तुमने लैब में कुछ रिएक्शन किया तो तुम्हारा प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट बना, एक्चुअल अमाउंट जो बना, तो वो हम न्यूमरेटर में रखते हैं। और जो थ्योरेटिकल जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था, यील्ड जितना परसेंट तुमने एक्सपेक्ट किया था, उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें परसेंटेज यील्ड मिल जाता है। ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का भी बहुत आसान सा मतलब फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, तो उसमें तुमसे पूछा कि कैल्शियम कार्बोनेट में बताओ ऑक्सीजन का मास परसेंट कितना है, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, उस एलिमेंट का ऑक्सीजन का मास तुम्हें देखना है इस कंपाउंड में, है ना। एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, तो 3 के लिए 48 ग्राम है ना, 48 ग्राम ऑक्सीजन का प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट में। डिवाइड करो इसके मोलर मास से, कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा मतलब परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाता है। ठीक है। फिर है हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में तुम्हारी ये बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इन सब में एक चीज तुम्हें कॉमन नजर आएगी, वो क्या है कि तुम्हारे सॉल्यूट को हमेशा न्यूमरेटर में रखा गया है और सॉल्यूशन को डिनोमिनेटर में। ठीक है। एंड ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन में तुम्हारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आता है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तुम्हें सॉल्यूशन देता है। तो इन सब में देखो यही चीज कॉमन है। तो ये तो तुम्हारी जैसे स्कूल में परसेंटेज तुम निकालते हो, इट्स द सेम थिंग, है ना। हाँ, ये देखो फिर मोल फ्रैक्शन है एक तुम्हारी टर्म। तो इस मोल फ्रैक्शन से तुम्हें क्या पता चलता है, जैसे मान लो अगर मेरा मिक्सचर है एक है ना, मैंने मिक्सचर बनाया, तो उसमें दो कंपोनेंट्स है ए और बी, तो मैं दोनों के मोल्स की फ्रैक्शन बता सकती हूँ। ठीक है। तो हमेशा जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 के बराबर आता है। तो अगर जैसे मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का निकालना है और मिक्सचर में 3 कंपोनेंट्स हैं, ए बी और सी, तो तुम्हें क्या करना है, ए के कितने मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है। ऐसे ही मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, तो बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल में ए बी और सी के मोल्स आएंगे। ठीक है। अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन सी का निकालना है, तो मेरे पास है ए और बी का, तो है 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो ए और बी की मोल फ्रैक्शन को, है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का भी छोटा सा होता है, कुछ मुश्किल नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते पेपर में, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइल्यूट, जहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वहां पे हम इसको डिफाइन करते हैं। मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन में, या फिर बिलियन पार्ट में, दैट इज पीपीबी। जैसे अगर तुम्हें एयर पॉल्यूटेंट्स है ना, एयर के अंदर पोल्यूशन है, उसमें पॉल्यूटेंट्स का अगर तुम्हें मेजर करना है कॉन्सेंट्रेशन, तब इतनी माइन्यूट ट्रेस अमाउंट के लिए हम इनके पास जाते हैं, राइट। इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। फिर तुम्हारा मोलारिटी है। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द लीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं मोलारिटी मोल पर लीटर में ले सकते हो तुम, या कैपिटल एम ई इसका मोलर है ना यूनिट होती है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। वही तो है कि मोल्स कैसे निकालते हैं सॉल्यूट के, मास बाय मोलर मास। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मान लो मिलीलीटर में दिया गया है, तो फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आएगा ना। सिंपल है, इसकी प्रॉब्लम्स इजी होती हैं, राइट। ठीक है, चलो, ये दिस इज योर मोलालिटी, दिस इज मोलालिटी। सो मोलालिटी में हम डिफाइन करते हैं कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट के केजी मास के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान रहे, सॉल्वेंट आता है, जब तुमने मोलारिटी लिया था यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था लीटर्स में, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है केजी में। ठीक है। तो जहां पर जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ गया ना, तो समझ लो वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। तो मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसमें कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं है। यहाँ पे भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट को तुम ओपन करके लिख सकते हो, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। ठीक है। ओके। अब ये देखो कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म के रिलेशंस हैं, तो ये मैंने चार्ट अटैच कर दिया है, पिछले साल यहाँ से सवाल आया था एक, देखो इस वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म से,
जहां पे मोलालिटी और मोलारिटी का रिलेशन तुमसे पूछा हुआ था, मोलालिटी और मोलारिटी का, है ना, डेटा वाज गिवन। तो ये वाला फॉर्मूला, डेंसिटी भी दी हुई थी क्वेश्चन में, तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज हुआ था। तो इस शीट को अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक एक टर्म मैम ने यहाँ डिफाइन कर दिया है कि कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर हमारा नॉर्मेलिटी है। देखो नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन के लिए, जैसे मोलारिटी क्या था, मोलारिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे नॉर्मेलिटी होता है, बस नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस होते हैं सॉल्यूट के, और नीचे विद रिस्पेक्ट टू लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही हम इसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म तुम्हारे लिए नई हो जाती है कि मैम ग्राम इक्विवेलेंस को कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंस के लिए तुम्हें सॉल्यूट का मास लेना है और डिवाइड करना है उसके इक्विवेलेंट वेट से। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट के लिए तुम्हें n फैक्टर की जरूरत पड़ती है, इट इज मोलर मास बाय n फैक्टर। अब ये n फैक्टर कैसे डिफाइन होता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारा सब्सटेंस कैसा है। जैसे अगर एसिड है, एसिड के लिए उसके पास कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयोन्स हैं एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं HCl के लिए, तो तुम्हें पता है HCl के एक मॉलिक्यूल हमें एक H प्लस आयोन देता है ना। तो इसके लिए n फैक्टर अपना कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ सॉरी H3PO2 का n फैक्टर कितना है, बताओ मुझे। ऐसे ही बेसिस के लिए हम कितने OH आयोन्स पर मॉलिक्यूल हमें मिल सकते हैं, वो उसका n फैक्टर है। सॉल्ट के लिए या तो उसका केटाइनिक चार्ज देख लो या एनायनिक चार्ज देख लो। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए अगर n फैक्टर देखना है तो इसमें 2 एल्यूमिनियम आयोन्स लिख लो या 3 सल्फेट आयोन्स लिख लो, दोनों से ही n फैक्टर तुम्हें कितना आएगा, 6 आएगा। टोटल केटाइनिक या टोटल एनायनिक चार्ज कितना है, कोई भी एक चीज काउंट कर लो। ठीक है, केटायन एनायन में उनका चार्ज ही उसका n फैक्टर होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला पार्ट तुम रिडॉक्स में करते हो। ठीक है, वैसे नॉर्मेलिटी तुम रिडॉक्स में ही कर सकते हो पूरा। ठीक है, मतलब अभी करने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। ओके, लास्ट चीज है तुम्हारा मिक्सिंग और डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो जब तुम किसी सॉल्यूशन का, मान लो उसकी मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, जब तुम उसका डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन में हमने क्या किया, बाहर से सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, है ना। तो जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो भी मोल्स बिफोर मिक्सिंग होते हैं सॉल्यूट के मोल्स बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग सेम रहते हैं, है ना। ये बिफोर मिक्सिंग था और ये आफ्टर मिक्सिंग है, तो वो सेम रहते हैं। तो हमें पता है मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स टू लीटर वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम उधर ले जाऊं, मोल्स क्या निकलेंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो वहां से अपनी इक्वेशन बन जाती है डाइल्यूशन की, कि अगर तुमने मतलब एक सॉल्यूशन मोलारिटी m1 को डाइल्यूट किया m2 पे, तो वो रिलेशन होगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, मिक्सिंग के केस में क्या होता है, मिक्सिंग के केस में सॉल्यूट के मोल्स बदल जाते हैं, है ना। तो इस केस में हम उनको ऐड कर देते हैं, जैसे जो शुरू में मोल्स थे, ठीक है, पहले सॉल्यूशन के, दूसरे के, फिर वो ऐड करके तीसरे के मोल्स होते हैं। तो यहाँ से तुम्हारी इक्वेशन थोड़ी अलग आती है। जैसे अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी तुम्हें निकालनी है तो ये फॉर्मूला तुम लगा सकते हो। ठीक है, और नॉर्मेलिटी की मिक्सिंग की होगी तो भी ऐसा सिमिलर केस बन सकता है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे मोल सॉल्यूट के चेंज हो जाते हैं, डाइल्यूशन में चेंज नहीं होते हैं। राइट, तो ये था हमारा क्विक रिवीजन चैप्टर का। तो ध्यान रखना कि तुम पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करना, जो भी मैम ने लिखा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, हैंड स्क्रिबल नोट्स में। सो यस, मेक श्योर अभी डाउनलोड कर लो और चैनल पे सब्सक्राइब रहो। एक चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट टाइम वी विल हैव अनदर चैप्टर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू।